वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाने वाला हूं। मैं इसमें आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं पूरे सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं ज्यादा क्वेश्चंस, वो करवाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा फिजिकल एजुकेशन में तो आप ये वन शॉट वीडियो देख के जाओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जितने भी नोट्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के वो www.eklavyastudypoint.com जो कि हमारी वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स नाम से आपका फर्स्ट चैप्टर है। अगर कहीं भी आपको प्लानिंग या मतलब प्लानिंग इन स्पोर्ट्स वगैरह नाम से दिखता है तो वो पुराना सिलेबस होगा। आपको मैं बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो देखो, स्पोर्ट इवेंट मैनेजर जो होते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज के साथ डील करना पड़ता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। मीनिंग ऑफ प्लानिंग यानी कि कोई भी काम करने से पहले किसी भी चीज को अचीव करना है, अगर आपको गोल को अचीव करना है तो जो भी आप थिंकिंग करते हो, जो भी आप पहले से प्लान्स बनाते हो ताकि आप वो चीज अचीव कर सको, तो इसको ही हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का प्रोसेस कैसा होता है कि पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, फिर आप मतलब प्लान को बनाते हो, डेवलप करते हो, फिर उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करते हो और उसी तरीके से फिर आपके एक्शंस होते हैं आगे की। ये प्लानिंग का मतलब समझ लिया, इतना इनफ है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द पर्पस ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू अ इवेंट और प्रोग्राम आर स्पेसिफाइड, क्लासिफाइड एंड देन असाइन टू वेरियस पीपल एंड कमिटीज। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग जो तरीके के जो काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी इवेंट से रिलेटेड, उसको क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसको बांट दिया जाता है, असाइन किया जाता है लोगों को कि किसको क्या काम करना है। ये ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या काम करवाना है, फिर उसका डिवीजन करना है, बांटना है उसको। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, अलग अलग कमेटीज बनती हैं जो उसके लिए काम करती हैं। और फिर क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कमेटीज। फिर उसके बाद क्या होता है कि ड्यूटीज बांटी जाती हैं। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड कमेटीज। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग जो होती है उसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला जो है टॉपिक वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग। स्टाफिंग का मतलब है अपॉइंटिंग का प्रोसेस, या फिर फिलिंग का प्रोसेस, या हायर करने का प्रोसेस, या फिर सेलेक्टिंग का प्रोसेस। ये क्या होता है, जो एलिजिबल बंदा होता है उसकी स्किल्स को देखते हुए, उसकी नॉलेज को देखते हुए किसी भी पोस्ट के लिए जब उसको हायर किया जाता है, जब उसको चुना जाता है, तो उसी को स्टाफिंग कहते हैं। और स्टाफिंग जो प्रोसेस होता है स्पोर्ट्स के अंदर, स्टाफिंग प्रोसेस जो होता है वो है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड। पहले तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना मैन पावर चाहिए हमें। फिर क्या है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स। फिर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है, उनको चुना जाता है। और फिर उसके बाद प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्शंस देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को गाइड करना। ठीक है, और डायरेक्टिंग प्रोसेस जो होता है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में वो क्या होता है, सबसे पहले सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि इट रेफर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट्स एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। आपसे जो नीचे लोग आते हैं उनका काम देखना, सही से वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको गाइड करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर है कम्युनिकेशन। इसका मतलब है इट रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू, यानी कि जो आपसे नीचे हैं उनको बताना कि क्या
करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, और कब करना है, व्हेन टू डू। ओके, फिर है लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर आता है इट रेफर टू इन्फ्लुएंसिंग सबॉर्डिनेट्स टू मेक देम डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। और इसमें अपने से जो नीचे हैं सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बताना कि लीडर क्या चाहता है, उस तरीके से काम करो। एंड देन मोटिवेशन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस विच एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि आपसे जो भी अंदर, जो आपसे नीचे हैं, सबॉर्डिनेट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करो ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्द से जल्द आप पूरा कर सको। ठीक है, फिर आता है अगला टॉपिक है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग रेफर्स टू इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। सो इसका मतलब है कि जो हमने प्लान बनाया था, क्या इंश्योर कर रहे हो आप कि उसी तरीके से सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। सो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि भाई स्टैंडर्ड सेट करना कि कैसे वो काम हो रहा है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसको मेजर करना। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स, आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस देख पा रहे हो, क्या आपने जो डिजायर किया था कि ऐसी होनी चाहिए वो वैसी हो रही है, उसका कंपैरिजन करना। एनालाइजिंग करना है आपको पूरा डेविएशन को, और उसके बाद आपको एक्शन लेने हैं अगर जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर से। भाई एक टॉपिक जो है कमिटीज वाला बहुत पूछा जाता है, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये आप जरूर कर लेना। सबसे टॉप पे होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ठीक है, सबसे ऊपर डायरेक्टर होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पब्लिसिटी कमेटी आती है, रिसेप्शन कमेटी आती है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी है, एथिक्स कमेटी है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, अनाउंसमेंट कमेटी है, ऑफिशियल कमेटी है, एंटरटेनमेंट कमेटी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है। सो ये सब आ जाता है। अब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, क्या होती है कि एक तो प्री टूर्नामेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके अंदर कौन कौन से ये आते हैं, ठीक है, उन उसके अंदर आती है ऑर्गेनाइज करना टूर्नामेंट को, वो वाली कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, मार्किंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, ये सब पहले आ जाती हैं। ड्यूरिंग अगर कोई टूर्नामेंट चल रहा है तो उस टाइम पे कौन सी कमेटीज जो है आपकी वो होती हैं, तो एक तो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ठीक है, उसके बाद है मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, ग्रांट एंड इक्विपमेंट कमेटी, और फिर है प्रोग्राम कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, ये सारी कमेटीज आती हैं। फिर है पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पब्लिसिटी कमेटी रहती है, मार्किंग कमेटी है, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, और बाकी की आप देख सकते हो कमेटीज, ठीक है। तो ये कमेटीज वाला टॉपिक भी इसमें से चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको जो दूसरा चैप्टर है जो आपकी यूनिट 2 है, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर में, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन का टॉपिक है, फीमेल एथलीट ट्रायड वाला टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है। एक तो है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर आ जाता है स्पाइन का, ठीक है, स्पाइन जो है वो बहुत ज्यादा कर्व हो जाता है इसमें, और इससे बैक जो होती है वो हमारी हंचिंग जैसी दिखने लगती है। नॉक नीज, नॉक नीज में क्या होता है कि जो आपके घुटने होते हैं, ठीक है, जो एक इंसान के घुटने होते हैं, ये जो घुटने हैं ये आपस में मिलने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लैट फुट, फ्लैट फुट में क्या होता है, जो आपके ये पैर हैं ये एकदम फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं कुछ, और जो आर्क होता है ना वो ही खत्म हो जाता है। बो लेग्स, बो लेग्स में क्या होता है, इस तरीके से आपके पैर हो जाते हैं कुछ, मतलब खुल से जाते हैं, ठीक है, बो लेग्स में ही होता है। स्कोलियोसिस, इसमें क्या होता है, जो स्पाइन का स्ट्रक्चर है वो एस जैसा हो जाता है, इस तरीके से घूम से जाती है, कर्व आ जाता है। लॉर्डोसिस, इनवर्ड कर्वेचर, ये अंदर की तरफ कर्व आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, इस डिफॉर्मिटी में अंदर की तरफ जो है आपका वो कर्व दिखने लगता है, ठीक है। और राउंड शोल्डर में क्या होता है कि शोल्डर बहुत राउंडेड से हो जाते हैं, आगे की ओर झुके हुए दिखते हैं। ये कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज थी जो मैंने आपको बताई। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्पेशल कंसिडरेशन। इसमें एक तो मेनार्क आता है, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब पहली बार जो मासिक धर्म के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको मेनार्क कहा जाता है। एंड ये एक
फीमेल प्यूबर्टी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मतलब है ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, इसमें एबनॉर्मल हो जाता है सब कुछ, ब्लीडिंग वगैरह एबनॉर्मल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सो ये आपका स्पेशल कंसिडरेशन के ये जो है 2 टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से फीमेल एथलीट्स ट्रायड। सो इसमें एक तो ऑस्टियोपोरोसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बोन बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं क्योंकि बोन डेंसिटी काफी कम हो जाती है, बोन का फॉर्मेशन काफी इम्प्रॉपर हो जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम वगैरह जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे स्केलेटन सिस्टम में। एक है एमनोरिया, ठीक है, ये क्या है, एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है, बीमारी सी हो जाती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, 18 साल की या इससे ऊपर जो होती हैं। इसमें होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशंस जो होती है 3 से 4 महीने तक वो जो मासिक धर्म है वो होता ही नहीं, वो रुक जाता है, ब्लीडिंग वगैरह जो होते हैं वो रुक जाती है। ओके, 3 से ज्यादा महीने तक। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर का इसका मतलब है कि एक ऐसी इलनेस है जो कि डाइट से रिलेटेड है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम हमारा बिहेवियर जो होता है खाने पीने का वो थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, कभी हम खाना ही छोड़ देते हैं। इसके अंदर एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा आता है, बुलिमिया नर्वोसा आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको फीमेल एथलीट ट्रायड वाला करवाया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। एक तो ओबेसिटी का टॉपिक है, डायबिटीज का टॉपिक है, एस्थमा का टॉपिक है, हाइपरटेंशन का टॉपिक है। सो ओबेसिटी में आपको बता दूं, ओबेसिटी का मतलब है यहाँ पे मोटापा, ठीक है। मोटापा, जब एक्सेसिव फैट का फॉर्मेशन होने लग जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जब एक्सेसिव फैट आ जाता है, सो इसके साथ बहुत सारे और भी डिजीजेस आ सकते हैं हमारे अंदर। डायबिटीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ सकते हैं, कैंसर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो आजकल ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। सो ये आप इसमें कह सकते हो, हम ये मानते हैं कि ओबेसिटी कहा जाता है जब एक पर्सन का वेट 20% ज्यादा होता है उसके आइडियल वेट से, सो वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाता है। इसके अलावा बीएमआई के भी फॉर्मूले होते हैं जिससे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज होते हैं ओबेसिटी के, बहुत सारे रीजन हैं। ओवर ईटिंग, ज्यादा खा रहे हो, अगर आप तला भुना बहुत ज्यादा खा रहे हो, पैकेज वाला जो मतलब पैक्ड जो फूड है वो ज्यादा खा रहे हो, या फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, जेनेटिकली कोई दिक्कत है, डाइट बहुत ज्यादा कार्ब्स वाली है आपकी, फ्रीक्वेंटली आप खाते रहते हो कुछ ना कुछ, सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस से भी ओबेसिटी आ सकती है, जैसे मेनोपॉज से, जिसमें क्या होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रुक जाता है साइकिल, प्रेगनेंसी में भी ओबेसिटी आ जाती है। अब ओबेसिटी के लिए कुछ आसन बताए गए हैं योगा के अंदर जिससे कि ओबेसिटी को आप कम कर सकते हो। एक है ताड़ आसन, कटी चक्र आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, धनुरासन, उष्ट्र आसन, सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सारे कुछ जो है आप तरीके अपनाकर और ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डायबिटीज। डायबिटीज एक क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाते हैं बहुत लंबे समय तक। और डायबिटीज इज ड्यू टू इधर द पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, जब आपका पेनक्रियाज इंसुलिन सही से प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, और द सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन, तो इससे क्या होता है कि आपको डायबिटीज होती है। डायबिटीज से बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे थकान होना, बार बार आपको यूरिनेट करने की अर्ज होना, और इसके अलावा प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाना, भूख बढ़ जाना, और इसकी वजह से आपकी विजन ब्लरी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं, आपका वेट कम हो सकता है। तो मेन जो रीजन बताया जाता है डायबिटीज का वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि आप खाए पिए जा रहे हो, बैठे हुए हो, बस कुछ भी आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो और वो कैलोरीज को आप बर्न नहीं कर रहे, तो वो आपका डायबिटीज के कॉजेज में, मेन रीजंस में आ जाता है। बहुत सारे आसन होते हैं, ठीक है, भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिनसे आप ये डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज के देख लेते हैं। फटीग है, ठीक है, प्यास बढ़ जाना, हंगर बढ़ जाना, हंगर्स, ब्लड विजन, किडनी फेलियर एक्सेट्रा, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो मैंने आपको कॉजेज भी बता दिए हैं डायबिटीज के। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जब आपका रहता है, डिजीज अगर आपको कोई हो गया है उससे भी हो सकता है, ओवरवेट हो अगर आप तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है, मोटापा है ज्यादा, स्ट्रेस है, टेंशन है,
तो उससे भी हो सकता है। अब डायबिटीज हमारी दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल राइजेज वेरी हाई ड्यू टू नॉन सेक्रेटेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पेनक्रियाज। तो इस वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, एंड इन दैट ऑफ डायबिटीज इफेक्टेड पर्सन हैज टू टेक आर्टिफिशियल इंसुलिन थ्रू इंजेक्शन। और ऐसे हालात में जो पेशेंट होता है उसको इंसुलिन इंजेक्शन से दिया जाता है जब पेनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज जो है, इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल राइजेस, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना टाइप 1 में बढ़ता है। सो इन दैट टाइप ऑफ डायबिटीज आर पेनक्रियाज सेक्रेटिंग द इंसुलिन हार्मोन बट इट में बी अनसफिशिएंट। इसमें हमारा पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन तो बना रहा है, इंसुलिन तो बना रहा है, पर उतना ज्यादा नहीं है जितना हमें चाहिए होता है। तो ये मेडिसिन वगैरह से कंट्रोल हो जाता है। अब कुछ योगासन है, ठीक है, डायबिटीज के लिए। आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो भी आप जरूर देखना, ठीक है। तो इसमें है कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति। ये आप करने से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यूनिट 4 है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको हम दिव्यांग भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ठीक है, कि इसके अंदर एक तो आपको पैरा ओलंपिक्स का टॉपिक दिया हुआ है। ये क्या है कि ओलंपिक्स से जैसा ही होता है पर ये डिसेबल लोगों के लिए होता है। ये 1960 में सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था रोम के अंदर। इसका जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक का, ये बॉन जर्मनी के अंदर है और यही सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और एट प्रेजेंट इट कंप्राइजेस ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमिटीज। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, याद रखना। स्पेशल ओलंपिक गेम्स, स्पेशल ओलंपिक गेम्स ये 1968 में शिकागो में स्टार्ट हुए थे और ये जो है स्टार्ट किया था यूनिस कैनेडी ने, श्राइवर ने, जो कि सिस्टर थी जॉन एफ कैनेडी की, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एक टाइम पे यूएसए की, ठीक है। तो ये इतना ही याद रख लो। फिर है स्पेशल ओलंपिक भारत। ये क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत एक ऐसी मूवमेंट है दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। ये इन लोगों की लाइफ बदलने के लिए, जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का सामना कर रहे हैं, मेंटली चैलेंज लोग हैं, उनके लाइफ बदलने के लिए ये स्टार्ट किया गया था 1987 में, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया, ओके। और इन्होंने बाद में इसको स्पेशल ओलंपिक भारत के नाम से ये जाना गया। 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। ये इस तरीके से कुछ है, आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज से क्या फायदा होता है, फिजिकल इंप्रूवमेंट में क्या क्या आएगा, उनका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, उनकी एंड्योरेंस इंप्रूव होती है, उनके कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी बढ़ती है, ओबेसिटी का रिस्क बहुत कम होता है, बोन डेंसिटी मेंटेन होती है, ओवरऑल फिटनेस अच्छी रहती है, जॉइंट वगैरह में स्वेलिंग नहीं होती। मेंटल इंप्रूवमेंट में क्या क्या आएगा कि आपका मूड अच्छा रहता है, वेलनेस, ठीक है, अच्छी होती है, आप अच्छे से काम करते हो, न्यूरस सिस्टम, आप नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है, एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है। फिर है कि आप सेल्फ स्टीम में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि आप अच्छा फील करते हो, ठीक है। और सोशोलॉजिकल गेन्स भी होते हैं बहुत सारे, आपको नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं, इंडिपेंडेंसी मिलती है आपको एक। और इसमें आपके जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं उनका रिस्क काफी लो हो जाता है, प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको करवाया है। अब उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा यूनिट 5 से, जो है हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक तो ये याद रखो, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स वो फूड्स होते हैं जो हमारी डाइट से हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, फैट है, कार्ब्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। एक तो मैक्रो होते हैं न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो होते हैं। मैक्रो वो होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है। वहीं माइक्रो है जो हमें छोटे न्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, जिसमें विटामिन्स आते हैं हमारे और मिनरल्स आते हैं।
सो जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले कार्ब का नाम आता है। कार्ब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंसानों के लिए फ्यूल माना जाता है एक तरीके से। दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल वाले जो होते हैं ये वाटर में सोलेबल होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैल्टोज। और वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सोलेबल नहीं होते वाटर में, जैसे कि शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज वगैरह, ये सब आ जाएगा इसमें। सो कार्बोहाइड्रेट का एक तो ये है कि भाई ये एनर्जी देता है हमें, इसका मेन फंक्शन जो होता है एनर्जी देना होता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज, ठीक है, ये इतनी कैलोरीज हमें मिलती हैं। फिर है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स इफ टेकन इन सफिशिएंट अमाउंट, अगर हम सफिशिएंटली कार्ब्स लेते हैं जितनी हमें एनर्जी की नीड है, सो बहुत हमें मतलब बॉडी बिल्डिंग में भी इस मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स बनाना वगैरह भी लेते हैं, जो कि पूरा एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, पर फिर भी वो उसे लेते हैं। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। होता क्या है कि अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, सो मोर फैट विल बी ब्रोक डाउन टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन इज दैट एक्सेसिव फैट ब्रेकडाउन कैन रिजल्ट इन accumulation ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, सो दिस accumulation causes a problem and can affect health। सो अगर कार्ब्स नहीं लोगे आप प्रॉपर, बिल्कुल छोड़ दोगे, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है भाई। फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी मसल्स को बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर, इससे मिलकर प्रोटीन बनते हैं। बहुत सारे प्रोटीन के काम होते हैं, हमारे टिश्यूज को बनाना, ऑर्गन्स को बनाना, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से जुड़कर जो है हमारे प्रोटीन बनते हैं, जिनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि देर आर 23 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक अ प्रोटीन। 23 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। सो प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? दाल, नट्स, ऑयल सीड्स, दूध, अंडा, ये सारे हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं। एनिमल सोर्स भी है, आपका मीट अगर आप ले रहे हो, एनिमल में सोर्स में मिल्क भी आ जाता है, मिल्क प्रोडक्ट आ जाते हैं। सो प्रोटीन से क्या है कि एक तो बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सप्लाई अमीनो एसिड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। इससे न्यू आपके बॉडी के टिश्यूज बनते हैं, पुराने टिश्यूज को रिप्लेस करके न्यू टिश्यू बनते हैं। और हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए जो है हमें प्रोटीन ही चाहिए होता है। फिर है प्रोटीन्स एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। देखो, proteins are also part of some chemical substances essential for the regulation of vital body processes। all enzymes, hormones are proteins in nature। so हमारी ओवरऑल मतलब फिटनेस के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स एज कैरियर्स, होता क्या है? सम ऑफ द प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर्स एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टेन सब्सटेंसेस। देखो, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सो वन प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ अ प्रोटीन कैरियर इज हीमोग्लोबिन। कैसे? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू लंग्स। तो ये एक प्रोटीन कैरियर की तरह भी काम करता है। और एनर्जी तो हमें मिलती है भाई, प्रोटीन लेंगे तो कैलोरीज तो मिलती है। सो ये कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्ब्स और प्रोटीन वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको अच्छे से। अब देखिए, आपके जो माइक्रो वाले होते हैं ना, उसको हम विटामिन्स और मिनरल्स में डिवाइड करते हैं। अब आपके जो विटामिन्स हैं, एक तो वाटर सोलेबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B12 आता है। विटामिन सी आता है। और फैट सोलेबल जो विटामिन्स होते हैं, जो फैट के साथ मिल जाते हैं, वो है A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K ये आ जाता है। आपके जो मिनरल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो, ठीक है। मैक्रो वो मिनरल्स हैं जो हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो वो मिनरल्स हैं जो हमें कम चाहिए होते हैं, आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, क्लोरीन, ठीक है, जिंक, सल्फर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और कुछ ऐसे भी मतलब हमारी डाइट में जो चीजें होती हैं जो कि नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। वाटर से आपको कोई ऐसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ठीक है, वाटर में कोई प्रोटीन या कार्ब्स वगैरह नहीं होते। फाइबर में ऐसा कुछ नहीं होता। कलर अगर आप डाल रहे हो सब्जी में, उससे भी कुछ नहीं होता। फ्लेवर डालने से भी कुछ नहीं होता। प्लांट कंपाउंड से भी कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता हमें। सो ये हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है, यूनिट 6 है हमारी, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। सो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आपको करना है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको करवाता हूँ फर्स्ट टॉपिक, फिटनेस टेस्ट,
ठीक है, इसमें है SAI, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। ये क्या है, न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपके, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI, खेलो इंडिया फिटनेस जो फिटनेस टेस्ट होता है, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपके फिजिकल स्टेटस को बताती हैं। इससे बहुत कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि एज ग्रुप 5 से 8 साल का जो एज ग्रुप है, क्लासेस है फर्स्ट से थर्ड क्लास। इसके अंदर क्या आता है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टेपिंग टेस्ट, ये इसके अंदर आता है। फिर एज ग्रुप जो 9 से 18 साल का है, जो फोर्थ क्लास से 12th क्लास के बच्चे हैं, इनका BMI देखा जाएगा। 50 मीटर की स्पीड टेस्ट होगी, 600 मीटर की रन या वॉक होगी, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होगा। स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप करवाए जाएंगे, पुशअप्स करवाए जाएंगे बॉयज से, और मॉडिफाइड पुशअप्स होंगे गर्ल्स के लिए। कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं इसमें भी। सो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। BMI के अंदर क्या होता है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट कैसे होता है, प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है, तो आप इसको देख सकते हो भाई, अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, ये पूरा टेस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इस टॉपिक को जरूर कर लेना भाई आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। एक यहाँ पे हमारा टॉपिक है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, BMR जो है, इसका मतलब है इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू, ये मतलब कितनी कैलोरीज हमें चाहिए टू परफॉर्म द मोस्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जैसे सांस लेने के लिए, सर्कुलेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। सो इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। एंड मतलब इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज आवर बॉडी बर्न्स एट रेस्ट, रेस्ट के टाइम पे जितनी हमारी बॉडी बर्न करती है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे BMR को इफेक्ट करते हैं, जैसे एज, जेंडर, बॉडी, क्लाइमेट। ठीक है, और इसको कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं वो इस तरीके से लिखे हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम भाई। एक टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, रिकली एंड जोन्स का सीनियर सिटीजन टेस्ट। ये 2001 में इसको डेवलप किया गया था सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके अंदर 6 टेस्ट होते हैं टोटल। सबसे पहला है चेयर स्टैंड टेस्ट, ये आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ देखता है। आर्म कर्ल का टेस्ट है, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ देखता है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है जो आपकी लोअर बॉडी को देखता है। बैक स्क्रैच टेस्ट है जो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को दिखाता है। 8 फुट गप एंड गो टेस्ट है, एजिलिटी को देखता है, ये मेजर करता है। 6 मिनट वॉक होती है, एरोबिक एंड्योरेंस आपकी पता चलती है इससे। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट आता है, बहुत बारी पेपर में पूछा गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, यहां से भी समझ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी ही पढ़नी है। सो एक तो इसमें ये टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो मैं सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पढ़ा देता हूं। एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। सो मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है विच इनेबल्स द बॉडी एंड इज पार्ट टू मूव एंड गिव शेप टू बॉडी। मसल्स हमारी बॉडी को शेप देती हैं। सो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि मसल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, जो मसल का जो फैटीग होता है वो कम हो जाता है, थकान कम होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स। ठीक है, गुड शेप होती है हमारी मसल्स, अच्छी शेप में आ जाती है, साइज बढ़ता है, मसल्स मास बढ़ता है, रिडक्शन होता है एक्सेस फैट का, फैट कम होता है, यानी कि अच्छा एक करेक्ट बॉडी पोस्चर बनता है। न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज ज्यादा होती है मसल्स के अंदर अगर आप एक्सरसाइज करते हो। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, पावर बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, एजिलिटी बढ़ती है, रिएक्शन टाइम बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और मसल्स की एंड्योरेंस भी बढ़ती है। सो ये इफेक्ट है आपका एक्सरसाइज का। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स पे ये असर पड़ता है। अब है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का। सो एक तो आपकी जो डिक्रीज इन रेस्टिंग हीट रेट, ठीक है, हार्ट रेट जो होती है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आपके जो हार्ट और लंग की जो एफिशिएंसी है, जो काम करने का जो एक वो है, ठीक है, वो अच्छा होता है। इंक्रीज द हार्ट साइज, आपके दिल का साइज बड़ा होता है, वेट बढ़ता है। और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है। इंक्रीज द एक्टिव नंबर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, और इसके अलावा इंक्रीज गुड कैलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसके जो लेवल्स होते हैं। ठीक है, फास्ट रिकवरी पीरियड होता है आपका, फैटिक बहुत डिले होता है, इसमें थकान बहुत देर से होगी आपको। ब्लड फ्लो बढ़ता है,
इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बार बार जो लोगों की सांस फूलती है वो कम हो जाएगी अगर आप एक्सरसाइज करते हो। हमारा जो डायाफ्राम होता है, ठीक है, जो हमारा डायाफ्राम होता है ये साइड वाला, ये जो होता है इसकी मसल्स स्ट्रेंथ होती है। सेकंड विंड जो होती है हमारी वो डिले हो जाती है, यानी कि आप सांस रोक कर भी बहुत समय तक काम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, डिजीजेस से बच जाते हो और आपके एंड्योरेंस बढ़ती है। सो ये कुछ इफेक्ट्स थे। अब एक टॉपिक है आपके हार्ट टिश्यू इंजरीज, बोन और जॉइंट की इंजरी होती है, डिसलोकेशन होता है, एक तो किसी भी जॉइंट पे इंजरी हो जाती है या डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसी भी हड्डी का अपनी जगह से। एग्जांपल के लिए शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाता है, हिप का डिसलोकेशन हो जाता है, रिस्ट का डिसलोकेशन हो जाता है, आपके जबड़े का जो है डिसलोकेशन हो जाता है। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर आते हैं, एक तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आप देख सकते हो, ये वाला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और ये क्या है कि ज्यादातर बचपन के टाइम पे होता है जब हमारी हड्डियां सॉफ्ट होती हैं। कम्यूटेड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है जो हड्डियां होती हैं वो दो से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, ठीक है, ये आपका है कम्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप हड्डी जो है वो दो से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ चुकी है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है कि आपका एकदम राइट एंगल पर फ्रैक्चर होता है, एकदम सीधी लाइन बनती है फ्रैक्चर की। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये क्या है डायगनली ये हो जाता है, ये देखो इस तरीके से डायगनल तरीके से जब हड्डी हमारी टूटती है। इंपैक्टेड फ्रैक्चर, वन बोन ड्राइवन इनटू अदर बोन, ये इंपैक्टेड है, एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाएगी, बहुत बुरी तरह होता है जब ये वाला फ्रैक्चर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट थे फ्रैक्चर के टॉपिक्स। अब हमारा अगला चैप्टर है बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स। सो बायोमैकेनिक एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, न्यूटन के लॉ पढ़ने आपको मोशन के, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसमें क्या है कि डायनेमिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स है, और प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको न्यूटन के लॉज के बारे में बता देता हूं। जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉज बताए हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स में भी इनका यूज होता है। सबसे पहला जो लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। सेकंड वाला जो है वो लॉ ऑफ एक्सिलरेशन होता है, या जिसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ये हमारा सेकंड लॉ है। थर्ड और आखिरी जो है वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो पहला जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्या कहता है, एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट, वो रेस्ट में है, अगर मान लो कोई बॉल पड़ी है तो वो वैसे ही रहेगी जब तक हम कोई उस पर बाहर से फोर्स नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल पड़ी है, आप इस पे लात नहीं मारोगे बाहर से तो क्या ये हिलेगी? नहीं हिलेगी। जैसे ही आप इस पे लात मारोगे ये मोशन में आ जाएगी। समझ में आ गया? और ऐसे ही अगर कोई बॉल जा रही है भाई लड़खड़ाती हुई और आपने बाहर से अपनी टांग अड़ा दी, सो वो रुक जाएगी, मोशन में होगी तो रुक जाएगी, रुकी होगी तो मोशन में हो जाएगी। यही आपका फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या है, सेकेंड लॉ है। ये हमें बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। जितनी फोर्स लगेगी उतना ही उसका एक्सेलरेशन का रेट होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी दिया हुआ है, इन इन क्रिकेट एक बॉल को जब फेंका जाता है, अ बॉल थ्रोन विद डबल फोर्स विल हैव हायर एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू द बॉल थ्रोन विद नॉर्मल फोर्स। आप नॉर्मली फेंकेंगे एक बॉल को और एक आप डबल फोर्स लगा के फेंकेंगे तो भाई एक्सेलरेशन भी उतना ही डबल होगा। समझ आ गया? जेवलिन थ्रो अगर कोई फेंकता है तो आप अगर धीरे फेंकोगे, कम फोर्स से फेंकोगे तो कम दूर जाएगा, जितने फोर्स लगाओगे उतना दूर जाएगा। फिर है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपका तीसरा लॉ होता है। आप जो एक्शन करते हो उसका बिल्कुल इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है भाई, आप दीवार पे बॉल फेंकोगे, बॉल वापस आएगी आपकी तरफ, ठीक है, जो आपने एक्शन किया है उसका रिएक्शन होगा। आप पानी में तैर रहे हो, हाथ आगे मारोगे, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा भाई, मतलब आप हाथ पीछे मार रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि रिएक्शन होता है, हम जो भी काम करते हैं उसका बराबर रिएक्शन होता है। सो ये आपके 3 लॉज थे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको बताता चलूं, सारे टॉपिक्स नहीं करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, क्योंकि एक दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, 2 दिन पहले देख रहे हो, तो आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूर देखना। आपको मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा चांसेस है वहां से फंसेंगे क्वेश्चन आपके। मैं आपको सैंपल पेपर भी करवाने वाला हूं, तो आप प्लीज कनेक्टेड रहिएगा हमसे। आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें एक तो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में समझते हैं। क्या है पर्सनैलिटी? क्या है कि ये एक ऐसी टर्म है जो लैटिन वर्ड पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मास्क। पर्सनैलिटी एक मास्क होता है, हर इंडिविजुअल का अपना अलग पर्सनैलिटी होती है हर किसी की। और हमारे यहाँ पे जो जंग नाम से एक बहुत अच्छे आप कह सकते हो कि मतलब साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पर्सनैलिटी को 3 तरीके से बताया है। एक होते हैं इंट्रोवर्ट लोग, पता ही होगा, जो ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, अपने में मस्त रहते हैं। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, जो किसी के साथ भी आसानी से बातचीत कर लेते हैं। एक होते हैं एम्बीवर्ट, जो काफी सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट बनते हैं या सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट होते हैं। दोनों के ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। सो ये जंग का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक है, 5 तरीके की यहाँ पे ट्रेट्स बताए जाते हैं। ओपननेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, और उसके बाद है एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। सो इसके अंदर ओपननेस में क्या है, बंदा सोशल रहता है, काफी इंटरेस्ट दिखाता है, क्यूरियोसिटी होती है, क्रिएटिव बंदा होता है, इमोशनल होता है। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन वाला बंदा होता है, हार्ड वर्कर, एस्पिरेंट, जैसे यूपीएससी वाले होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जन में बंदा एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव रह रहा है, जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फ्रेंडली है, सोशल है। एग्रीएबलनेस में आप सभी के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, अच्छे दिल वाले हो, हाँ कह रहे हो हर बात पे। न्यूरोटिसिज्म में होता है एंग्री रहना, डिप्रेस्ड रहना, वरीड, परेशान रहना। ये पर्सनैलिटी वाला जरूर आता है, जरूर आता है, याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये इस चैप्टर से। अगला हमारा चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से क्या इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखते हैं। एक तो है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइकिल, माइक्रो, मेसो, मैक्रो साइकिल, टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि नौजवानों में टैलेंट ढूंढना, जिसमें वो पोटेंशियल है, वो आगे चलकर एथलीट बन सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इससे आपको हिडन टैलेंट ढूंढने में मदद मिलती है। जो यंग एथलीट्स हैं उनको भाई आगे आप परफॉर्म करवा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे वो खेल सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें आती हैं, और इससे हमें टॉप क्लास के एथलीट्स मिलते हैं जब हम टैलेंट हंटिंग करते हैं, ढूंढते हैं, और एथलीट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट्स का ग्रुप बन जाता है, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है। और एक तरीके से यंगस्टर्स के लिए एक ब्लेसिंग है कि उनको पता ही नहीं होता उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं। आप कैसे टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हो, उसका मतलब आप फिजिकली देख सकते हो कि भाई उसकी साइज क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वो मैच्योरेशन है, उसके अंदर लेवल है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसकी स्पीड, उसकी एजिलिटी, एथलीट की उसकी फिटनेस देखी जाती है। नॉलेज में गेम से रिलेटेड कितनी नॉलेज है ये देखते हैं। एटीट्यूड क्या है उस स्पोर्ट्स को लेकर, उसका परसेप्शन क्या है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब एक टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ का, कि स्ट्रेंथ का मतलब है कोई भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की जो एबिलिटी होती है वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। 2 तरीके की स्ट्रेंथ है, डायनेमिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है 3 तरीके की होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये 3 तरीके की स्ट्रेंथ आपकी होती हैं। और कैसे आप स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो, एक तो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ये 3 तरीके के एक्सरसाइज होती हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हो, घर पे भी कर सकते हो, जिम में जाके मशीन से भी कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेंथ का जो टॉपिक है ये हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में करवा दूंगा, हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या होती है, आइसोमेट्रिक का मतलब है 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। आइसो यानी कि सेम, मैट्रिक यानी कि लेंथ, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज जब हमारे मसल्स का जो लेंथ है वो सेम रहती है। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, ये कुछ एग्जांपल हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के। ठीक है, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप साइड प्लैंक कर रहे हो, प्लैंक पोज कर रहे हो, मसल्स का साइज क्या है, सेम रहेगा। वॉल सिट आप कर रहे हो। आइसोटोनिक एक्सरसाइज का मतलब है, आइसो यानी कि सेम, टोनिक यानी कि टोन। इन दीज टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज व्हेन वी डू मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हैं तो इट कैन बी ऑब्जर्व, आप देख सकते हो जो आपकी मसल्स होती हैं वो आपको कम ज्यादा होती हुई दिखती हैं। ठीक है, आप ये पुशअप्स कर रहे हो या ये चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, या आप ये कर रहे हो, ये सारी चीजों में क्या होता है, आप इक्विपमेंट वगैरह का यूज कर सकते हो या विदाउट इक्विपमेंट भी ये सब हो सकता है। इससे आपकी मसल्स की लेंथ बढ़ती है। ठीक है, और इसमें जो भी हो रहा होता है वो आपको दिखता है।
आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, तो यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम और काइनेटिक मोशन, ठीक है, यानी कि काइनेटिक का मतलब है मोशन। दीज एक्सरसाइज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जे पेरिन। जे पेरिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1968 में, और ये मशीन्स वगैरह पर ही होती हैं ये सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है। आप देखोगे ट्रेडमिल होती है। दीज एक्सरसाइज डेवलप स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे टाइप ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर यूजुअली नॉट अप्लाइड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सेप्ट वाटर स्पोर्ट्स, स्केटिंग, क्लाइंबिंग एंड रनिंग एक्सेट्रा। सो आप इसमें ट्रेडमिल ले सकते हो, ये लेग प्रेस हो रहा है, शोल्डर प्रेस हो रहा है, ये जो मशीन्स होती है ना, ये आपकी कहलाती हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस, ओके। फिर आपका अगला टॉपिक आता है एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस है किसी भी एक्टिविटी को आप लंबे समय तक कर रहे हो, थकान के बावजूद भी आप कर रहे हो। तो एक तो टाइप्स इसके बता दूं मैं आपको। एक तो जैसा एक्टिविटी का नेचर होता है उसके बेसिस पर बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस, और एक उसकी ड्यूरेशन क्या है एक्टिविटी की, उसके आधार पर स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मीडियम टाइम एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। टाइम के अकॉर्डिंगली भी इसको डिवाइड किया जाता है। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आप कंटिन्यूस मेथड अपना सकते हो एक्सरसाइज का, इंटरवल मेथड अपना सकते हो और फोर्टलेक मेथड भी अपना सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर्स में हम ये सारे ही करेंगे मेथड्स, ठीक है। टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट था एंड्योरेंस वाला। मैं आपको बता भी देता हूँ फोर्टलेक ट्रेनिंग में क्या होता है। इसमें आपके पेस में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। देर इज अ चेंज ऑफ पेस, इसमें पेस में चेंज आती है फोर्टलेक में। इंटरवल ट्रेनिंग में कोई चेंज नहीं आती, इसमें टाइमिंग 15 से 45 मिनट रहती है, और इसमें डिस्टेंस फ्रॉम 30 टू 150 मीटर्स रहता है। इसमें कोई रेस्ट नहीं होता, इसमें रेस्ट होता है, इंटरवल होता है, और ये कंटिन्यूसली होती है, और इसमें इंटरवल होता है, इसीलिए इसको इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाता है। सो ये इसमें आ जाए। और एक आपका फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जॉइंट्स की जो एबिलिटी होती है इफेक्टिवली फुल रेंज तक जाने की, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। सो एक तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जब आप एक्सटर्नल हेल्प लेकर फिर आप कर रहे हो अगर फ्लेक्सिबिलिटी। एक है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती बाहर से, ठीक है। एक तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है और एक डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी है। एक स्टैटिक में आप बैठे बैठे कितनी रेंज ऑफ मोशन है आपकी, और एक है डायनेमिक, करते टाइम कितनी है। आप मेथड्स अपना सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। बैलिस्टिक मेथड है, स्लो स्ट्रेचिंग कर सकते हो, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक है। ये कुछ चीजें हैं जिससे आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। और इसके अलावा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होती हैं। ये ऐसी एबिलिटीज हैं जो जो हमारे अलग अलग आपको काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं, भाई एबिलिटी ये होनी चाहिए। ओरिएंटेशन एबिलिटी है, कपलिंग एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है, बैलेंस की एबिलिटी है, रिदम की एबिलिटी है, अडेप्शन एबिलिटी है, डिफरेंशिएशन एबिलिटी है। आप अपनी ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? बॉल और बलून टॉस, ये आप करके इसको ऊपर उछाल उछाल कर सकते हो, रोप जंपिंग कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, टारगेट करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, जगलिंग कर सकते हो, ड्रिबलिंग कर सकते हो। सो ये सारी चीजें इसमें आती। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।